ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे सिर्फ बात पते की। नमस्कार, मैं हूं प्रीति दहिया और सबसे पहले एक नजर आज के टॉप 4 पर। संसद में जारी हंगामे के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर पीएम मोदी और गौतम अडानी के रिश्तों पर हमला बोला। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के नेता देश को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको पूरे देश से माफी मांगनी ही होगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने शिवलिंग का जलाभिषेक किया, जिसके बाद बीजेपी ने उनकी भक्ति पर सवाल उठाए हैं। और भूकंप से तबाह टर्की में अब भीषण बाढ़ कहर बरपा रही है, जिसकी चपेट में आने से अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रयागराज शूटआउट के 20 दिन बाद घटना से जुड़ा एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया। ये वीडियो माफिया अतीक अहमद के बेटे असद की मुश्किलें और बढ़ा सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वीडियो में वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए नजर आ रहा है। 32 सेकंड का ये वीडियो उमेश पाल के घर की तरफ जाने वाली गली का है। वीडियो में गोली लगने के बाद जख्मी उमेश पाल गली के मुहाने पर एक शूटर से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये शूटर माफिया अतीक का बेटा असद अहमद है, जो उमेश पाल के सिर में गोली मारने की कोशिश करता है। हालांकि इसी बीच उमेश पाल से झड़प में असद गिर जाता है, जिसके बाद उमेश वहां से बचकर छिपने की कोशिश करते हैं। असद फिर से आता है और गोली बरसाने लगता है। तभी गोलियों की आवाज सुनकर एक लड़की भी वहां पहुंचती है और उमेश के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन फायरिंग देखकर वो डर जाती है और भागने लगती है। यही वो दरवाजा है जहां से एक बच्ची जो है वो निकलती है। पहले कोशिश करती है कि उमेश पाल के पास जाती है, चीखती चिल्लाती है, लेकिन जिस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग बमबाजी हो रही थी, ऐसे में वो बच्ची सीधे वापस घर की तरफ भागती है। 32 सेकंड के इस वीडियो में उमेश पाल आखिरी सांस तक असद अहमद और उसके शूटर से लड़ते दिखाई दिए। इस बीच असद उमेश पाल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता रहा। फिर भी बुरी तरह जख्मी उमेश पाल ने हार नहीं मानी और अपने घर की तरफ भागने की कोशिश करते दिखे। हालांकि वो वहीं गिर गए। इसके कुछ सेकंड बाद वीडियो में गनर राघवेंद्र भी नजर आया। गोली लगने से घायल राघवेंद्र भी उमेश पाल के पीछे गली में भागता दिखाई दिया। तभी गुड्डू मुस्लिम गनर राघवेंद्र पर बम फेंक देता है। बम इतना शक्तिशाली होता है कि चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आने लगता है। यहाँ पर सीधे तौर पर टारगेट करके बम बरसाया जाता है। बम के जो निशान है वो दीवार पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और इसी के बाद जो 32 सेकंड का वीडियो है वो क्लोज हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। और यहीं पर सिपाही को जो है गोलियों से भून दिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि उमेश पाल और उनके गनर राघवेंद्र ने गोली लगने के बाद भी बदमाशों से मुकाबला करने और अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की। हालांकि हमलावर भी पूरी तैयारी के साथ आए थे, इसलिए उन्होंने तब तक गोलियां और बम बरसाए जब तक उमेश पाल के करीबियों के मुताबिक खुद असद फायरिंग करते हुए घर तक घुस आया था। पूरी प्लानिंग थी कि इनको आज जिंदा नहीं छोड़ना है, पूरी प्लानिंग थी। उसमें अतीक का लड़का असद एकदम घर तक घुस आया था। वो उमेश पाल के भांजे के मुताबिक शूटर तय करके आए थे कि जो भी रास्ते में आएगा उसे निपटा देंगे। अगर वो गेट ना बंद करते तो घर के अंदर घुस जाता। वो सारे सामने थी। राघवेंद्र भी आगे आए तो गुड्डू ने देखी बम फेंक दिया, उन्हीं के ऊपर बम फेंक दिया, जिसमें उनका हाथ उड़ गया। उन्होंने पूरा टारगेट लेकर रखा था कि किसी को छोड़ना नहीं है, जो भी आएगा सामने उसको निपटा ही देना है। उमेश पाल मर्डर केस में माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार का हाथ सामने आ रहा है। अब तक सामने आए तमाम सबूत बता रहे हैं कि अतीक अहमद ने गुजरात की साबरमती जेल से ही हत्याकांड की साजिश रची और इस काम में बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ ने अपने गुर्गों की मदद से अंजाम तक पहुंचाया। हालांकि अशरफ की पत्नी जैनब अपने पति और परिवार को बेकसूर बता रही है। जैनब का आरोप है कि साजिश के तहत उसके पति को फंसाया जा रहा है। क्या लगता है अशरफ भी इस मामले में आरोपी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ बार बार जोड़ा जा रहा है अशरफ को। बिल्कुल भी नहीं। वो बरेली जेल में है और इलाहाबाद में कांड हुआ, ऐसा क्यों करेंगे वो? जैनब ने यूपी एसटीएफ पर भी बड़ा आरोप लगाया। जैनब ने शक जताया कि एसटीएफ उसके पति अशरफ की हत्या कर सकती है। मेरे पति को एसटीएफ उत्तर प्रदेश की पुलिस जेल ट्रांसफर के बहाने कोई भी घटना कर सकती है। अशरफ की पत्नी ने अतीक के बेटे असद को भी बेकसूर बताया। जैनब ने दावा किया कि सीसीटीवी में दिख रहा शख्स असद नहीं है। असद तो हमें बिल्कुल नहीं लगा उसमें। इससे असद का तो बड़ा बड़ा बाल था। हमने जब देखा था बड़े बाल में ही देखा था। इस बीच उमेश पाल मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि माफिया अतीक अहमद ने दरअसल 4 साल पहले उमेश पाल की हत्या की साजिश रची थी।
जिसका जिक्र 2019 में धूमनगंज थाने में दर्ज कराई गई एक एफआईआर में किया गया है। एफआईआर के मुताबिक साल 2019 में उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग की गई थी। दरअसल उस वक्त देवरिया जेल में बंद अतीक ने हत्या का प्लान बनाया था और इसका जिक्र अपने गुर्गे आबिद के दामाद जैद से किया था। अतीक ने जैद को उमेश पाल की मुखबिरी करने का ऑफर दिया था। देवरिया जेल में रहते माफिया अतीक ने कहा था, जिस दिन उमेश पाल की हत्या होगी, नेशनल टीवी चैनल पर 15 दिनों तक खबर चलेगी। धूमनगंज थाने में जैद की तरफ से 2019 में दर्ज कराई गई एक एफआईआर में उमेश पाल की हत्या की इस पूरी प्लानिंग का जिक्र है। दरअसल अतीक अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे में उमेश पाल की तरफ से की जा रही पैरवी से नाराज था, इसीलिए तब से हत्या की योजना बना रहा था। इस बीच पुलिस ने कौशंबी में अतीक के गुर्गों के ठिकानों पर छापेमारी की है और अतीक की यही 4 साल पहले लिखी स्क्रिप्ट को 24 फरवरी को अंजाम दिया गया, जब दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड की खबरें अब तक टीवी चैनल्स में भी छाई हुई हैं। हालांकि पुलिस भी हत्याकांड के आरोपियों को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी है। पुलिस को शक है कि असद और गुड्डू मुस्लिम नेपाल में छिपे हैं, क्योंकि दोनों की लास्ट लोकेशन वहीं पर मिली थी। इसीलिए पूरे ऑपरेशन में नेपाल पुलिस की भी मदद ली गई है। यूपी एसटीएफ की कोशिशों के बाद अब नेपाल पुलिस भी दोनों को पकड़ने के ऑपरेशन में शामिल हो गई है। नेपाल पुलिस ने गुड्डू और असद को पकड़ने के लिए मुखबिरों का जाल तैयार किया है। नेपाल में सोशल मीडिया पर गुड्डू मुस्लिम और असद की तस्वीरें वायरल की गई हैं। वहां पर भी दोनों को पहचानने वाले को पुलिस की तरफ से घोषित इनाम दिया जाएगा। एसटीएफ के अधिकारी नेपाल के पुलिस अधिकारियों के संपर्क में है। इस बीच अतीक के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। यूपी में फतेहपुर के रहमतपुर गांव में हत्या के एक मामले में फरार चल रहे पूर्व प्रधान मोहम्मद अहमद के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। पूर्व प्रधान को अतीक अहमद का करीबी माना जाता है। आज प्रशासन की टीम ने बुलडोजर की मदद से पूर्व प्रधान की करोड़ों रुपए की हवेली को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के मुताबिक ये हवेली तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। देश में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे बनने की रफ्तार तेज होने के साथ ही सड़क हादसों की तादाद भी बढ़ी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में नेशनल हाईवेज पर होने वाली सड़क हादसों के बारे में हैरान करने वाले आंकड़े बताए। नितिन गडकरी ने बताया कि 2018 से 2021 के बीच यानी 4 वर्षों में देश भर के नेशनल हाईवेज पर कुल 5,23,355 छोटे बड़े हादसे हुए। यानी 2018 से 2021 के बीच हर रोज नेशनल हाईवेज पर लगभग 358 हादसे हुए। नितिन गडकरी के मुताबिक 4 वर्षों में हुए इन हादसों में 2,11,909 लोगों की मौत भी हुई। यानी रोजाना लगभग 145 लोगों ने नेशनल हाईवेज पर हुए सड़क हादसों में अपनी जान गंवा दी। जानकारी के मुताबिक 2018 में 1,40,843 हादसे हुए, जिनमें 54,046 लोगों की मौत हुई। 2019 में नेशनल हाईवेज पर 1,37,191 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 53,872 लोगों ने जान गंवाई। वहीं 2020 में 1,16,496 सड़क हादसे हुए, जिनमें 47,984 लोगों ने दम तोड़ दिया। और 2021 में देश भर के नेशनल हाईवेज पर 1,28,825 हादसे हुए, जिनमें 56,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। वहीं अरुणाचल प्रदेश में आज एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 2 जवान शहीद हो गए। अरुणाचल प्रदेश के बोमडीला में आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऑपरेशन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद पायलट्स का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया, जिसके बाद क्रैश की खबर मिली। नोएडा के सेक्टर 8 इलाके में पुलिस ने एक नाले से लड़की के शरीर के टुकड़े बरामद किए। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल शव की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। बेंगलुरु में गेल की गैस पाइपलाइन फटने से 2 महिलाएं घायल हो गई। पाइपलाइन ब्लास्ट की ये घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। H3N2 फ्लू के साथ साथ अब कोरोना के मामले भी बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 426 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ इस समय भारत में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 4,623 हो चुकी है। बजट सत्र के दूसरे चरण में हर दिन हो रहे हंगामे का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करने की नौबत आ गई।
असल में बीजेपी राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर हमलावर है, जिसमें राहुल पर भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए पश्चिमी देशों से दखल देने की मांग की गई थी। वहीं विपक्ष अडानी से लेकर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाकर हंगामा करता रहा। इस बीच हंगामा करने वाले कांग्रेस के सांसदों से सदन को चलाने में मदद करने की अपील करने दौरान लोकसभा के स्पीकर का भी दर्द छलक गया। अपने लोगों सीट बढ़ाई मौका दूंगा आपको। आप बाहर जाकर चर्चा करते मौका नहीं देते और बेल में आके नारेबाजी करते हैं। गलत गलत। इस दौरान स्पीकर हर दल को ये भरोसा देते सुनाई पड़े कि वो हर सदस्य को बोलने का मौका देंगे, लेकिन इस भरोसे के बाद भी जब हंगामा नहीं थमा तो उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जो हाल संसद के निचले सदन लोकसभा का रहा, कुछ वही हाल उच्च सदन यानी राज्यसभा का भी नजर आया, जहां सभापति जगदीप धनखड़ हंगामे की वजह से बेबस नजर आए। हालांकि दोनों सदनों में कांग्रेस के सांसदों ने कार्यस्थान प्रस्ताव का नोटिस दिया और राज्यसभा में तो कांग्रेस ने सारे काम रोककर अडानी विवाद पर चर्चा की मांग की, लेकिन सदन के अंदर हंगामे का हाल ये था कि सांसदों को सीट पर बैठने का आग्रह करने के लिए सभापति जगदीश धनखड़ हाथ जोड़ते नजर आए। इस हंगामे से पहले यानी संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष ने रणनीति बनाने के लिए बैठक की। सत्ता पक्ष की बैठक में पीएम मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, तो विपक्ष की बैठक खड़गे की अध्यक्षता में हुई, जिसमें संसद की बैठक के लिए रणनीति तैयार हुई। इन बैठकों के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद जब संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे तो उनके तेवर बहुत कुछ कह रहे थे। दोनों पक्ष कार्यवाही शुरू होने से पहले ही एक दूसरे पर हमलावर दिखे और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो राहुल के लंदन में दिए भाषण को आपत्तिजनक बताकर राहुल की संसद की सदस्यता खत्म करने के लिए स्पीकर को चिट्ठी लिख डाली। उसके लिए स्पेशल कमेटी की मांग की। इस तरह की कैश फॉर क्वेश्चन के लिए बनाई गई थी और 11 सांसदों की सदस्यता गई थी। उसी तरह निशिकांत दुबे ने राहुल पर विदेश की धरती से संसद की गरिमा कम करने का आरोप मढ़ा और उन्हें आदतन ऐसा करने वाला बताया। और हमेशा जो है संसद की गरिमा का, सरकार की गरिमा का, कभी यूरोप को बुला के, कभी अमेरिका को बुलाकर, कभी ये कहने के लिए कि यूनियन अलग है, स्टेट अलग है। और इन हलचलों के बीच दोनों पक्ष अपनी मांग को लेकर जिस तरह जिद पर अड़े रहे, उससे ये साफ हो गया कि बीते कुछ दिनों से संसद जिस तरह के हंगामे की गवाह बनी, उसमें कोई बदलाव होने नहीं वाला। ये तस्वीर तब और साफ हो गई जब केंद्रीय कानून मंत्री ने नरम शब्दों में सख्त रुख के संकेत दिए। माइक ऑफ कर दिया करके झूठ बोला, बोलने नहीं दिया जाता बोल के उन्होंने झूठ बोला। ये सारा उन्होंने देश के खिलाफ विदेश के धरती में जाकर के झूठ बोला, उसके लिए माफी मांगना होगा। और यही राग सरकार के दूसरे मंत्री और बीजेपी के नेताओं की तरफ से बार बार सुनाई पड़ने लगे। विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का काम, झूठ बोलने का काम, संसद का अपमान करने का काम करते हैं। सदन में आए, माफी मांगे। एक तरफ बीजेपी की तरफ से माफी की जिद तो दूसरी तरफ अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग को लेकर अड़ी कांग्रेस। दोनों पक्षों के रुख ने कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सदन की तस्वीर साफ कर दी, जिसके संकेत संसद पहुंचे विपक्ष के सांसदों ने विरोध जताने के लिए मानव श्रृंखला बनाकर दिए। मकसद एक, अडानी मुद्दे की जेपीसी से जांच हो। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगाया। कभी सुने आप, रोज उनके रूलिंग पार्टी के लोग ही गड़बड़ करते हैं। अभी अपोजिशन के उठते नहीं बोलने के लिए, लेकिन सरकार के लोग पहले ही उठते हंगामा, माफी मांगो, माफी मांगो। ये क्या है? कुछ इसी तरह की बात लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपने अंदाज में कही। मोदी सरकार की हिम्मत है, दम है, जिगर है, तो सदन के अंदर राहुल गांधी जी की बयान पे चर्चा करने की इजाजत। पहले माफी फिर बयान के शोर और अडानी मुद्दे की जांच पर जोर के बीच राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे तो गतिरोध टूटने की संभावना जताई जाने लगी। जैसे ही राहुल को गाड़ी से उतरते पत्रकारों ने देखा, हवा में एक जैसे सवालों की बौछार शुरू हो गई। माफी मांगो, माफी की मांग कर रही है, मांगेगे क्या? राहुल जी माफी मांगेगे क्या? लेकिन इस सवाल को नजरअंदाज कर राहुल आगे बढ़ गए। सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित होने के ऐलान के बाद राहुल लौटे तो उनकी चुप्पी भी टूटी।
संसद भवन से निकलने के बाद राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात की। उम्मीद की जा रही थी कि राहुल लंदन में दिए अपने भाषण के विवादित हिस्से पर यहां सफाई देंगे, लेकिन राहुल जब मीडिया के सामने आए तो सफाई देने के चक्कर में एक और चूक कर बैठे, जो उनकी फिसली जुबान का नतीजा था। Would like to go into the details with you. Unfortunately, I'm a member of Parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in Parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the House, and then after that I'll be happy to have whatever discussion you want with me. राहुल के बयान की एक लाइन पत्रकारों के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नेताओं को भी खटकी। I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of Parliament. खुद को दुर्भाग्य से सांसद बताने का मतलब एक बार फिर संसद का अपमान बताए जाने का खतरा था, जबकि राहुल पर संसद और लोकतंत्र को अपमानित करने का आरोप लगाकर ही बीजेपी हंगामा कर रही है। इसी वजह से राहुल की बात पूरी होने से पहले ही उनकी बगल में बैठे कांग्रेस के अनुभवी और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश चौकन्ने हो गए। हालांकि तब तक राहुल को अपनी इस चूक का एहसास नहीं हुआ था। ऐसे में जयराम रमेश ने उन्हें धीरे से टोका, और ऐसा करते वक्त उन्हें इस बात का भी ध्यान था कि राहुल के सामने का माइक ऑन है। इसलिए उन्होंने राहुल को उनकी चूक के बारे में बताया और इसे सुधारने की सलाह दी। इसके बाद राहुल ने उन बातों को दोहरा दिया जैसा उन्हें जयराम रमेश ने सुझाव दिया था। I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of Parliament, and as the allegation has been made in Parliament by 4 ministers, it is my right to have the opportunity. It's my democratic right. जाहिर है एक विवादित बयान पर सफाई के चक्कर में राहुल ने दूसरे विवाद को न्योता दे दिया। हालांकि राहुल ने संसद में उन्हें नहीं बोलने देने के आरोप फिर से दोहराए। साथ ही लंदन में दिए उस भाषण और संसद में जारी गतिरोध पर भी कुछ हद तक चुप्पी तोड़ी और कहा कि उनके बयान को लेकर सरकार के 4 मंत्रियों ने जो आरोप लगाए उस पर सदन के पटल पर जवाब देने के लिए वो आज संसद में स्पीकर से मिले, लेकिन उनकी मुलाकात के फौरन बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने अडानी मुद्दे के बहाने पीएम मोदी और स्पीकर पर निशाना साधा और जो नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे। उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। राहुल ने दावा किया कि उन्होंने जो कुछ कहा था वो जानकारी उन्होंने पब्लिक रिकॉर्ड से ही निकाली थी। उन्होंने सरकार पर अडानी मुद्दे से डरे होने का आरोप लगाया और दावा किया कि लोगों का इससे ध्यान भटकाने के लिए उनके बयानों पर विवाद खड़े किए जा रहे हैं। राहुल ने अडानी ग्रुप को मिले डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट से लेकर ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुई बैठकों में अडानी की मौजूदगी पर भी सवाल खड़े किए। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी को दिए जा रहे हैं, वो क्यों दिए जा रहे हैं? राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आनी ही थी। राहुल गांधी जैसे ही मीडिया से बातचीत कर हटे, बीजेपी की तरफ से उनके बयानों पर पलटवार करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आ गए और उन्होंने एक बार फिर विदेशी जमीन पर देश को अपमानित करने वाले उस बयान का जिक्र किया जिस पर राहुल ने कुछ नहीं बोला। विदेश में ये कहा कि अमेरिका और यूरोप को भारत के लोकतंत्र की गिरावट पर नोटिस लेना चाहिए। बीजेपी ने साफ किया कि लंदन में दिए बयान पर माफी से कम में वो मानने को तैयार नहीं। ऐसा नहीं करने पर पार्टी ने देश भर में अभियान चलाने का भी ऐलान कर दिया और विदेशी जमीन से देश का अपमान करने वाले बयान को राहुल की आदत बताया। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। पूरे दिन सरकार और विपक्ष की तनातनी की वजह से संसद के अंदर और बाहर घमासान मचा रहा। वहीं दिल्ली कांग्रेस अडानी मुद्दे की जेपीसी से जांच की मांग को लेकर सड़कों पर भी उतर पड़ी। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करने के लिए निकले तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उनका रास्ता रोक दिया। हालांकि विरोध जताने के लिए कई कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ भेजने की कोशिश बार बार की गई, जिसमें नोटों की माला पहने कार्यकर्ता ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि इस दौरान पुलिस वाले उन्हें चोट लगने के खतरे को लेकर आगाह कराते रहे।
उत्साहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक महिला सदस्य को भी इसी अंदाज में बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ करने की कोशिश की। हालांकि यहां भी उन्हें नाकामी मिली। वहीं अखिलेश यादव कल ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता जाएंगे। मिशन 2024 में जुटे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात करेंगे। एसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी कोलकाता में होनी है और इस दौरान विपक्षी समीकरण को लेकर चर्चा हो सकती है। रुड़की के नारसन में जिस जगह क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ था, वहां फिर एक बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने के चक्कर में एक कार डिवाइडर तोड़ते हुए हाईवे पर पलट गई। इस हादसे में कार में सवार 4 लोग घायल हो गए। आगरा से युवक के मेन रोड पर स्केटिंग करने का वीडियो सामने आया है। खुद की और दूसरों की जान को खतरे में डालते हुए युवक ने कई गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश की। वहीं बीच बीच में मोबाइल पर भी बात करता नजर आया। गाजियाबाद में बेखौफ लुटेरे एक महिला की चेन लूटकर फरार हो गए। महिला शाम को अपने घर के बाहर बैठी थी जब बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। ये तो कोई और है। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में डीडीए का बुलडोजर चलने पर हंगामा मच गया। बताया गया कि राजेंद्र नगर में एक पुराना हनुमान मंदिर है जिसे डीडीए ने गिराने की तैयारी की थी और तय समय पर मंदिर तोड़ने के लिए डीडीए का बुलडोजर वहां पहुंच गया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। जैसे ही इलाके के लोगों को इसकी जानकारी मिली, वो भारी संख्या में मंदिर पर पहुंच गए, डीडीए के बुलडोजर एक्शन का विरोध करने लगे। राजेंद्र नगर इलाके में डीडीए की डिमोलिशन की कार्रवाई हुई है और उसकी चपेट में यहां का स्थानीय मंदिर आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगभग मंदिर को तोड़ा जा चुका है। मंदिर तोड़े जाने से नाराज कुछ लोग बुलडोजर के ऊपर चढ़ गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। लोगों की नाराजगी को देखते हुए डीडीए की तोड़फोड़ की कार्रवाई रोक दी गई और बुलडोजर वहां से वापस लौट गया। बताया जा रहा है कि जिस हनुमान मंदिर को तोड़ने के लिए डीडीए की टीम आज सुबह दलबल के साथ पहुंची थी, वो डीडीए की जमीन पर बना है। लेकिन लोगों ने इसे आस्था पर चोट पहुंचाने वाला कदम बताया। मामला गरमाया तो बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। लेकिन आज की कार्रवाई बिल्कुल गलत हुई है। मूर्तियों को हटाया गया है। डीडीए और रिलीजियस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, उनके ऑर्डर के आधार पर डीडीए ने जो कार्रवाई की हिंदू धर्म विरोधी है और हम इसकी निंदा करते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार षड्यंत्र के तहत हिंदू मंदिरों को निशाना बना रही है। लेकिन निश्चित तौर पर हिंदुओं के धार्मिक स्थल को तोड़ने का जो षड्यंत्र काफी पुराना है, उन्नास की पुनरावृत्ति यहाँ पर हुई है। निश्चित तौर पर जो वर्तमान में दिल्ली में सरकार है और डीडीए के जो अधिकारी, उनकी मिली भगत से हिंदू मंदिरों को, धर्मस्थलों को षड्यंत्रता के तौर पर तोड़ने का बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने चेतावनी दी है कि जब तक मंदिर को दोबारा स्थापित नहीं किया जाएगा, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। देश में अपराध पर लगाम लगाने और लोगों की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस पर है, लेकिन हमारे देश की पुलिस कितनी तैयार है, इसकी एक झलक लोकसभा में तब दिखी जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में देश के पुलिस स्टेशंस का हाल बताया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में जानकारी दी है कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 13,535 पुलिस स्टेशन हैं। अगर कोई वारदात होती है तो पुलिस सुराग तलाशने के लिए जहां तहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखती है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि देश में 2,701 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां कोई सीसीटीवी नहीं लगा है। यही नहीं, मौका वारदात पर पहुंचने के लिए सबसे पहले पुलिस को एक गाड़ी की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज की तारीख में 63 पुलिस थाने ऐसे हैं जहां पुलिस वालों के लिए एक भी गाड़ी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध की शिकायत करनी हो तो वो नजदीकी पुलिस स्टेशन का नंबर डायल करता है, लेकिन देश में 628 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां लैंडलाइन फोन तक नहीं है। यही नहीं, 285 पुलिस थानों के पास वायरलेस सेट या मोबाइल फोन भी नहीं है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती एक मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाती दिखी। महबूबा की महादेव भक्ति पर सवाल उठे तो उन्हें सफाई देनी पड़ी।
दरअसल महबूबा मुफ्ती पुंछ के दौरे पर थी। इस दौरान वो पीडीपी के नेता रहे यशपाल शर्मा के बनवाए मंदिर में गई। उन्होंने मंदिर को देखा, परिक्रमा की और यशपाल शर्मा की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वो मंदिर के अंदर गई, किसी ने उन्हें जल से भरा लोटा दे दिया, जिसे उन्होंने शिवलिंग पर बड़ी ही श्रद्धा के साथ चढ़ा दिया। महबूबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाने की ये तस्वीरें जल्द ही वायरल हो गयी और तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। सवाल उठने लगे तो महबूबा सफाई देने के लिए सामने आ गयी। वहाँ किसी ने मेरे हाथ में बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया कि आप इस पे डालिए। तो जब कोई इतनी श्रद्धा से, इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं मैं नहीं डालूंगी। तो उन्होंने कहा तो मैंने डाल दिया। महबूबा ने मंदिर जाने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने को गंगा जमुनी तहजीब का हिस्सा बताया, लेकिन बीजेपी ने इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़ दिया। आज राहुल गांधी को कौन कहे, प्रियंका को कौन कहे, मंदिर मंदिर त्रिपुंड लगाते हुए अब तो महबूबा मुफ्ती महबूबा भी जलाभिषेक कर रही हैं। दिल्ली में एम्स के डॉक्टर्स ने पहली बार एक महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे यानी कि भ्रूण के हार्ट की सर्जरी को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान पता चला कि महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे का हार्ट ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर्स ने महिला को तुरंत बच्चे के हार्ट का ऑपरेशन करवाने की सलाह दी। इससे पहले महिला के 2 बच्चों की गर्भावस्था में ही मौत हो गई थी, जबकि तीसरे बच्चे ने जन्म के 20 दिन बाद दम तोड़ दिया था। डॉक्टरों की सलाह पर महिला गर्भ में पल रहे बच्चे के हार्ट का ऑपरेशन करवाने के लिए एम्स पहुंची। एम्स के डॉक्टर्स ने बलून डायलेशन सर्जरी के जरिए बच्चे के दिल के बंद वाल्व को खोल दिया। इसके लिए डॉक्टरों ने महिला के पेट से बच्चे के दिल में एक सुई डाली और बलून कैथेटर की मदद के साथ ही बच्चे के दिल के वाल्व को खोल दिया ताकि खून का बहाव सही तरीके से हो सके। डॉक्टरों को इस सर्जरी में सिर्फ 90 सेकंड का वक्त लगा। इस सर्जरी के बाद गर्भ में पल रहे बच्चे का दिल बेहतर तरीके से विकसित हो सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस सर्जरी की जानकारी ट्विटर पर साझा की, जिसे रीट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने भी बच्चे का ऑपरेशन करने वाले एम्स के डॉक्टर्स की तारीफ की और कहा कि हमें देश के डॉक्टरों पर गर्व है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एक नोटिस भेजा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके दिए एक बयान पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने ये नोटिस भेजा है। राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान यौन हिंसा पर एक बयान दिया था। पुलिस ने सुरक्षा देने के लिए पूछा कि पीड़ितों का नाम बताएं, तो राहुल गांधी ने वो बयान श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था, जिसका संज्ञान अब दिल्ली पुलिस ने लिया है और इस बयान का संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को नोटिस भी भेजा है। वहीं नासा ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक नया स्पेस सूट तैयार किया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने मून सरफेस मिशन आर्टेमिस 3 को ध्यान में रखते हुए अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नया स्पेस सूट तैयार किया है। नासा के मुताबिक 2025 में लॉन्च होने वाले मून मिशन में अंतरिक्ष यात्री ये नया स्पेस सूट पहनेंगे। उत्तर कोरिया से जारी तनातनी के बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाएं संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही हैं। दोनों देशों के कई हेलीकॉप्टर भी इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं। अमेरिका ने चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को बैन करने की धमकी दी है। अमेरिका ने शर्त रखी है कि अगर चीन में रह रहे टिकटॉक के मालिकों ने अपनी हिस्सेदारी नहीं बेची तो ऐप पर बैन लगा दिया जाएगा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में नदी के बीच फंसे एक शख्स को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू टीम का एक अधिकारी हेलीकॉप्टर से लटकते हुए उस शख्स तक पहुंचा, जिसके बाद उसे एयरलिफ्ट किया गया। वहीं टर्की में भूकंप के बाद अब भीषण बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बाढ़ की वजह से टर्की के दक्षिण पूर्वी इलाके में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पानी का बहाव इतना तेज था कि उसकी वजह से सड़कों पर खड़ी गाड़ियाँ भी बहने लगी। इस बीच पानी के साथ बह रहे लोगों को भी बचाया जा रहा है। बाढ़ से होने वाली त्रासदी यहाँ के लोगों के लिए दोगुनी मार साबित हो रही है, क्योंकि इससे पहले इलाके में भूकंप की वजह से सैकड़ों लोगों का घर बार टूट चुका था, जिसके बाद ये लोग टेंट्स में शिफ्ट हुए। अब इनके टेंट भी पानी में बह गए।
देखिए कैसे ये कंटेनर पानी में समा गया। बताया जा रहा है कि इस कंटेनर में भूकंप पीड़ित 3 लोग रह रहे थे। अब उनकी तलाश जारी है। इस भयंकर तबाही के बीच बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। गोताखोर लगातार लोगों को बचाने में जुटे हैं। कहीं प्लास्टिक की नाव तो कहीं तैरते हुए लोगों को बचाया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इलाके में बीते 24 घंटे में करीब 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। बाढ़ से 2 प्रांतों में 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं अमेरिका में बैंकिंग संकट बढ़ता जा रहा है। पहले सिलिकॉन वैली बैंक और फिर सिग्नेचर बैंक की मुश्किलें बढ़ी तो अब अमेरिका के कुछ और बैंकों के शेयर लगातार गिर रहे हैं। इनमें पहला नाम है अमेरिका के तीसरे बड़े बैंक फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का। इसके शेयर 67% तक गिर चुके हैं। इसके एक शेयर की कीमत $19 तक पहुंच गई है। वहीं अमेरिका का पुराना बैंक सिल्वरगेट कैपिटल भी दिवालिया होने की कगार पर है। इसने अपने विस्तार को रोक दिया और अपने डिवीजन बंद करने की ओर बढ़ रहा है। Silvergate Bank will be closing because of crypto losses. The bank is now working with regulators to shut down. Members will be notified should there be any further changes. Jasmine Ramirez, CBS 8. इसके अलावा ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कुछ बैंकों को जांच के दायरे में भी रखा है। मसलन वेस्टर्न अलायंस बैंकॉक, इंट्रस्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, UMB फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जायनस बैंकॉक और अमेरिका इंक। बताया जा रहा है कि इन तमाम बैंकों की स्थिति अच्छी नहीं है और ये बहुत जल्द दिवालिया हो सकते हैं। और अमेरिका के बैंकिंग संकट का असर यूरोप में भी दिखने लगा है। स्विट्जरलैंड के दूसरे सबसे बड़े बैंक क्रेडिट स्विस के शेयर बुधवार को ट्रेडिंग के दौरान 25% से अधिक गिरकर रिकॉर्ड लो लेवल पर पहुंच गए, जिसका असर दुनिया भर के बाजारों पर दिखा। भारतीय शेयर बाजार भी कल 300 से ज्यादा अंक लुढ़ककर बंद हुआ। क्रेडिट स्विस बैंक का हाल इतना बुरा था कि बुधवार को कई बार ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। जहां तक भारत की बात है तो बैंक की एक शाखा मुंबई में है और उसके पास 20,700 करोड़ रुपए के एसेट हैं। हालांकि क्रेडिट स्विस को स्विस नेशनल बैंक ने $54 अरब का कर्ज देने का ऐलान किया है, लेकिन उसके डूबने की भविष्यवाणी भी कर दी गई है। वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट रॉबर्ट कियोस्की ने क्रेडिट स्विस के डूबने की भविष्यवाणी की है, जिन्होंने 2008 में लीमन ब्रदर्स बैंक के डूबने को लेकर चेतावनी दी थी। यहाँ PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक मंदिर में पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पुंछ जिले के दौरे पर हैं। इसी बीच उन्होंने जिले के नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पूरे मंदिर परिसर की परिक्रमा की और शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया। सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर एक नया केस दर्ज किया है। दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट में कथित तौर पर हुई अवैध नियुक्तियों और भ्रष्टाचार को लेकर सिसोदिया के खिलाफ नई FIR दर्ज की गई है। लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने तेजस्वी की सीबीआई समन रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि तेजस्वी को 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा। पुणे में एक IT इंजीनियर ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या करने के बाद खुद को फांसी लगा ली। शुरुआती जांच के मुताबिक बिजनेस में घाटे और आर्थिक तंगी के चलते घटना को अंजाम दिया गया। आमतौर पर खेल के जरिए लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, लेकिन इटली के नेपल्स शहर में यही खेल दंगे की वजह बन गया। यहाँ 2 टीमों के फुटबॉल समर्थक आपस में भिड़ गए और फिर सड़कों पर चारों तरफ आगजनी होने लगी। पुलिस इन फैंस को खदेड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन उग्र समर्थकों ने काफी उत्पात मचाया। दरअसल इटली के नेपल्स शहर में इटली की नेपोली और जर्मनी के इंट्राचैट फ्रैंकफर्ट फुटबॉल क्लब के बीच मैच होना था। आरोप है कि नेपल्स में फ्रैंकफर्ट के स्थानीय लोगों को टिकट खरीदने नहीं दिया जा रहा था, जिसके विरोध में फ्रैंकफर्ट के क्लब ने भी टिकटों की बिक्री रोक दी। इसी बीच जर्मनी से करीब 1500 किलोमीटर का सफर कर इंट्राचैट फ्रैंकफर्ट फुटबॉल क्लब के 600 फैंस इटली पहुंच गए और आरोप है कि इन जर्मन समर्थकों ने नेपल्स की सड़कों पर हंगामा शुरू कर दिया। इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियोस में फुटबॉल प्रशंसक पुलिस पर कुर्सियां फेंकते नजर आए। इन लोगों ने पुलिस की गाड़ियां भी जलाई। हालांकि सड़क पर हो रहे इस हंगामे के बीच स्टेडियम में मैच खेला गया, जिसमें नेपोली ने फ्रैंकफर्ट को 2-0 से शिकस्त दी। पुलिस ने हंगामा करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
अक्सर लोग जब वफादारी की बात करते हैं तो नमक का जिक्र भी आता है। दलील दी जाती है, मैंने आपका नमक खाया है। लेकिन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ताजा रिपोर्ट की माने तो यही नमक लाखों लोगों की जान ले रहा है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर वर्ष करीब 18,90,000 लोग ज्यादा नमक खाने की वजह से मारे जा रहे हैं। WHO का दावा है कि दुनिया के सिर्फ 3% लोग ही सही मात्रा में नमक का सेवन करते हैं। नमक की जरूरत से ज्यादा मात्रा लेने की वजह से दुनिया की एक बड़ी आबादी हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का शिकार बन रही है। WHO के मुताबिक इस वक्त दुनिया में प्रति व्यक्ति नमक का इस्तेमाल 10.8 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि WHO ने प्रति व्यक्ति नमक के इस्तेमाल की सीमा 5 ग्राम प्रतिदिन रखी है और बच्चों के मामले में तो ये सीमा और भी कम है। WHO का कहना है कि अगर रोजाना इस्तेमाल में नमक की मात्रा को कम किया जा सका तो हर साल दिल की बीमारियों से होने वाली मौत के आंकड़े को काफी कम किया जा सकेगा। WHO का यह भी कहना है कि अगर नमक का इस्तेमाल तय मात्रा में किया जाए तो साल 2025 तक 22 लाख लोगों की जान बच सकती है और 2030 तक 70 लाख लोगों की जान नमक की मात्रा कम करके बचाई जा सकती है।